Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to start a series of lectures on discourse analysis. So there will be two or three lectures on discourse analysis. So before we move to what is discourse and what is discourse analysis, we need to understand that human beings are social animals. Aristotle said many years ago that man is a social animal. On account of multiple needs, we are bound to live in society. In other words, we cannot live without society. हम सोसाइटी के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। जब सोसाइटी में इंसान रहते हैं तो इंसान ज़ुबान को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमने पहले भी इस बारे में पढ़ा है कि जो ज़ुबान होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो प्योरली एक इंसानी जो एक खसूसियत होती है। जो बाकी जानवर होते हैं उनके यहाँ ज़बान नहीं होती, बल्कि उसको उनका कम्युनिकेटिव सिस्टम कहा जाता है। तो जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज सिर्फ इंसान नहीं होती है, इंसान के यहाँ जो इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो हम सोसाइटी में रहते हैं, हम लैंग्वेज को सोसाइटी में इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी हैं ना, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमांटिक्स। तो अब हम इसको देखें कि लैंग्वेज को सोशल यूज़ कैसे किया जाता है। देखिए, ग्रामर हम सारे लोग पढ़ते हैं। ग्रामर में प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर है, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप ग्रामर के मिस्टेक्स करेंगे तो लोग आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन आप खुद देखें कि अगर आप एटिकेट्स के अंदर, सोशल एटिकेट्स के अंदर लैंग्वेज के इस्तेमाल में कोई गलती करेंगे तो पीपल विल नॉट पार्डन यू। मतलब मिसाल के तौर पे कि आप किसी को अगर कहते हैं, बड़े को कहते हैं कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो दिस मीन्स कि ये बड़ी एक यानी इनअप्रोप्रिएट बात होगी ना कि आप किसी बड़े को हुक्म दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह देखें, जब आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप एक ख़ास एटिकेट्स के हवाले से लिखते हैं। उसमें ग्रामर की गलती तो माफ़ की जा सकती है, लेकिन एटिकेट्स की गलती माफ़ नहीं की जाएगी। तो ये चीज़ होती है सोशल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं। इसका तल्लुक़ होता है डिस्कोर्स के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्कोर्स क्या चीज़ होती है। डिस्कोर्स मैंने लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड डिस्कोर्स इज़ वेरियसली डिफाइंड, यानी इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन होती हैं। तो डिस्कोर्स का एक मतलब ये होता है कि डिस्कशन यूजली लॉन्ग एंड सीरियस वन ऑन अ टॉपिक। तो डिस्कोर्स के अंदर एक टॉपिक होता है और उसके ऊपर फिर डिस्कशन होती है। ठीक है, इसको मिसाल के तौर पे एक रिलीजन जो होता है, रिलीजन एक डिस्कोर्स है, रिलीजन सॉरी एक टॉपिक है। अब उस टॉपिक के ऊपर लोग लिखेंगे भी, किताबें लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, मज़ामीन लिखेंगे, बड़ा कुछ लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसके ऊपर लोग बोलेंगे भी, यानी टॉक करेंगे, टॉक शोज़ होंगे, उसके ऊपर तकरीर होंगी, उसके ऊपर बाकायदा बातचीत होगी। तो यहाँ से क्या होगा कि रिलीजियस डिस्कोर्स वजूद में आएगा। इस तरह देखें, सियासत, पॉलिटिक्स जो होता है, पॉलिटिक्स एक टॉपिक है। अब पॉलिटिक्स के ऊपर लोग लिखेंगे भी, बोलेंगे भी, तो इस तरह ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स वजूद में आएगा। इस तरह देखें कि एक यानी क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक्स है, ज़ुबान है, तो ज़ुबान के ऊपर जब लिखा जाएगा, बोला जाएगा, तो लिंग्विस्टिक डिस्कोर्स वजूद में आएगा। तो ये होता है डिस्कोर्स, सादा अल्फाज के अंदर मैंने समझा दिया। तो डिस्कोर्स की दो शक्लें होती हैं, एक हमारे सामने ज़ाहिर है तहरीरी होता है, एक तकरीरी होता है। रिटन हम डिस्कोर्स कहते हैं और उसके बाद हम स्पोकन डिस्कोर्स हम कहते हैं। अब आगे हम चलते हैं, इसके आगे आगे देखें लिंग्विस्टिक्स के अंदर डिस्कोर्स क्या चीज़ होती है। लिंग्विस्टिक्स एंड डिस्कोर्स को आमतौर पर डिफाइन किया जाता है लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस। ठीक है, कि जुमले के जो मतलब बालातर होकर ज़बान होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्कोर्स कहते हैं। या इसको यूँ भी डिफ़ाइन किया जा सकता है कि एनी अटरेंस, अटरेंस का मतलब, अटरेंस में दो चीज़ें आएंगी। जब भी अटरेंस का हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो उसमें स्पोकन भी आएगी, रिटन भी आएगी। इन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड डिस्कोर्स। देखिए, हम इंसान मुआशरे में रहते हैं ना, सोसाइटी में रहता है, तो सोसाइटी के अंदर रहते हुए वो जो ज़बान को इस्तेमाल करता है, तो ज़बान का एक कॉन्टेक्स्ट होता है ना। ज़बान में मतलब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी वक्त पे बात कर रहे होते हैं, किसी जगह पे बात कर रहे होते हैं, किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, यानी ज़बान आइसोलेशन में तो नहीं हम ये इस्तेमाल कर दे ना। ठीक है, तो ज़बान का जब हम मुतालिया कॉन्टेक्स्ट के उसके यानी सियाक़ो सबाक़ से, पस मंज़र के हवाले से हम करते हैं, तो उसको हम डिस्कोर्स कहते हैं। बिल्कुल सादा सी बात है। ठीक है, अब आगे इसकी एग्जाम्पल जैसे देखिए एक जुमला है, आइड ये होता है कि आइड बिन बिजी, इसमें मैं बिन नहीं लिखा, मुझसे गलती इसमें हो गई है। तो आइड बिन बिजी इन द लगेज वैन। ठीक है, ये देखें एक जुमला है। अब एक जुमला, इस जुमले के ज़रिए ये सिर्फ एक सेंटेंस है ना, तो एक सेंटेंस के बियॉन्ड जो लैंग्वेज होगी उसको हम कैसे एक्सप्लोर करते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे कि जुमला किसी ने तो बोला होगा ना, किसी को बोला गया होगा, किसी वक्त बोला गया होगा, किसी मौजू पे बोला गया होगा। ठीक है, तो ये जुमला किस वैरायटी के साथ बिलोंग करता है ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है, ज़ुबान सोशल यूज़ इस हद तक अहम होता है। देखिए, ज़ुबान के ज़रिए जो होता है, ज़ुबान के इस्तेमाल के ज़रिए हम किसी के
ओपिनियन कायम कर सकते हैं कि फ़लाँ इंसान जो होता है उसमें एटिकेट्स हैं, फ़लाँ में इंसान में एटिकेट नहीं है। यानी आप अगर किसी स्ट्रेंजर के साथ आपको सफ़र कर रहे हो किसी जगह के ऊपर, तो आप उसकी ज़ुबान के बोलने के अंदाज़ से, बात करने के अंदाज़ से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि यानी बंदे के साथ मुझे बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, इसकी बात सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए। ज़ुबान इतनी अहम होती है। तो ये था कि आइड बीन बिजी इन द लगेज वैन, या बीन लाजमी लिख लीजिएगा, इसमें ये मुझसे मिस्टेक हुई है। तो ये देखें, अब इसमें हम उसमें सवालात उठाते हैं। ये तो जुमला था एक, तो ये हमने 6 सवालात उठाए हैं कि हु इज़ द स्पीकर। ज़ाहिर ये जुमला किसी, ये कोई ऐसे तो नहीं आ गया, किसी ने तो बोला होगा यकीनन, ठीक है। फिर अगर स्पीकर होगा तो लिसनर भी तो होगा ना कोई, यानी किसी ने हवा में तो बात नहीं ना करनी, ठीक है। तो स्पीकर है, स्पीकर के साथ लिसनर भी है। लिसनर के बाद है कि वेयर आर दे, लोकेशन भी तो होगी ना, किसी जगह के ऊपर उन्होंने बात की होगी। फिर उसके बाद देखिए कोई वक्त भी तो होगा ना, ठीक है। फिर इसके बाद कोई टॉपिक भी होगा। फिर उसके बाद वैरायटी ऑफ लैंग्वेज भी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसको हम कहते हैं ये लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस। ये जो जॉर्ज यूल ने अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ है ना कि द लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस लेवल इज कॉल्ड डिस्कोर्स। तो वो बियॉन्ड द सेंटेंस लेवल यही है ना कि एक सेंटेंस के पीछे देखिए एक जुमले के साथ आप क्या क्या गैस कर सकते हैं। ये स्पीकर कौन हो सकता है, ठीक है, आप गैस कर सकते हैं ना। आप स्पीकर, इसका मतलब चूंकि इसमें आपको पता चल रहा है कि क्योंकि आइड वन बीज इन द लगेज वैन, ये लगेज वैन की बात है। लगेज वैन का इसका मतलब है कि अब आपको सोशल एक्सपीरियंस जो होता है ना रोज़ का, रोज़मर्रा का, वो आपको बताता है। लगेज वैन का तल्लक तो ट्रेन के साथ होता है, ज़ाहिर इसका तल्लक कार के साथ नहीं होता, इसका तल्लक जो होता है ना वो शिप के साथ नहीं होता। वो लगेज वैन से आपको पता चल रहा है कि यानी ये लगेज वैन वाला को बंदा है। अब लगेज वैन वाले बंदों में कौन हो सकता है, यहाँ तो ऑफिशियल हो सकता है, तो यहाँ पैसेंजर हो सकता है। तो आप गैस कर सकते हैं कि यानी वेदर इट इज़ एन ऑफिशियल और इट इज़ अ पैसेंजर, ठीक है। तो आपका कोई भी आप गैस कर सकते हैं। फिर इसका लिसनर कौन हो सकता है, लिसनर इसमें ऑफिशियल भी हो सकता है, पैसेंजर भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि इसमें जो स्पीकर है ना वो एक है, क्या कहते हैं, वो इसमें ऑफिशियल है और लिसनर इसमें पैसेंजर है। तो वेयर आर दे, वो कहाँ हो सकते हैं। अब आप गैस करें, अगर ये जुमले को पढ़ने के बाद आप गैस कर सकते हैं बिल्कुल कि क्या वो किसी दफ्तर में बैठे हुए हैं, क्या वो किसी मतलब मस्जिद में बैठे हुए हैं, किसी मंदिर में बैठे हुए हैं, ठीक है। डेफिनेटली आप कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल ना मस्जिद में है, ना मंदिर में है, ना कॉलेज में है, ना स्कूल में है, बल्कि वो तो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है। क्या आपको कैसे पता चला, आपको ये लगेज वैन इसके ज़रिए आपको पता चले, क्योंकि आपको सोशल एक्सपीरियंस जो होता है ना, आप लैंग्वेज को आप कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हो, वो आपको बता रहा है कि ये तो प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखें व्हाट इज़ द टाइम, अब टाइम क्या होगा, ठीक है। टाइम आप ये ना देखें, अब टाइम चूँकि आपको ये तो कंफर्म होगा कि ये है तो जो होता नहीं है प्लेटफॉर्म के ऊपर है, तो टाइम आप ये PM AM ना अब बताएं, आप ये बता सकते हैं कि टाइम क्या बिफोर द डिपार्चर ऑफ ट्रेन है या बिफोर द या आफ्टर द डिपार्चर ऑफ ट्रेन है। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि ये बिफोर नहीं है, ये आफ्टर नहीं है, ये बिफोर है, ठीक है। अभी ट्रेन चली नहीं है, ठीक है। ये ऑफिशियल जो होता है, ये एक ऑफिशियल आदमी है जो मतलब उसका जो मुलाजिम है वो बोल रहा है, कि आर्ट बिन बिजी इन द लगेज वैन, ठीक है। तो यानी वो लिसनर्स को बता, लिसनर अब पैसेंजर है, ठीक है, हमें पता चल रहा है। इसके बाद प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, तो टाइम क्या है, ये बिफोर द डिपार्चर है, अभी मतलब चली नहीं है, ठीक है। हमें गैस हो गया ना। इसके बाद टॉपिक क्या होगा, टॉपिक ये होगा जैसे आप खुद इमेजिन करें कि यानी एक आपने कभी सफ़र किया हो बस वगैरह के ऊपर, जब सफ़र करते हैं ट्रेन पे सफ़र करते हैं, तो ट्रेन के ऊपर आप देखते हैं कि जब तक जो ऑफिशियल होता है उसका जो एक मुतलका बंदा होता है, जब तक वो विसल नहीं बजाता, सिटी नहीं बजाता, तब तक ट्रेन नहीं चलती। तो इसका मतलब आप इमेजिन करें, आपको यानी सोशल एक्सपीरियंस आपका बताएगा कि ऐसे है कि जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन के बाहर लोग खड़े हुए हैं और वो लोग वेट कर रहे हैं, तो वो लोगों से पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वेयर आर यू, ठीक है। ये देखें टॉपिक क्या होगा, व्हाट इज़ द टॉपिक, वेयर आर यू, कि तुम किधर हो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं, वो बंदा कह रहा है कि मतलब वो क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेन चल नहीं रही है। तो वो बंदा कह रहा है आई डोंट बिज इन द लगेज वैन। देखिए अब आपको पता चलेगा ना इस चीज़ से, ये होता है लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस लेवल। इसके बाद एक और देखें, वैरायटी कौन सी लैंग्वेज की यूज़ करते हैं। लैंग्वेज में फार्मल वैरायटी होती है, इनफॉर्मल होती है। लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेटली फार्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। फार्मल फिर इनफॉर्मल की भी डिस्कशन आपको पता है, इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए मिसाल के तौर पे आप अगर किसी बड़े से बात करते हैं, किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं, तो आपका अंदाज़ और होता है। जब आप किसी छोटे से बात करते हैं और तरह करते हैं, आप किसी वाकिफ़ से बात करते हैं और तरह करते हैं, किसी ना वाकिफ़ से करते हैं और तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए लैंग्वेज का यूज़ और लैंग्वेज वेरी करती है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जब हम उर्दू या पंजाबी में हम बात करते हैं तो हमारी लैंग्वेज कितनी वेरी कर रही होती है, ठीक है। फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। देखें जो ज़ुबान आप कॉलेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लासरूम के अंदर,
वो आप दोस्तों में नहीं करते, जो दोस्तों में करते हैं वहाँ नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आ गई ना, तो ये लैंग्वेज का एक सोशल यूज़ होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिस्कोर्स। अब डिस्कोर्स तो आपको समझ आ गया होगा यकीनन, मैंने एक्सप्लेन किया है बड़े कोशिश करके। तो डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। इस लफ्ज़ को डिस्कोर्स नहीं कहते, डिस्कोर्स कहते हैं, ठीक है। डिस्कोर्स एनालिसिस या डिस्कोर्स स्टडीज़ क्या होते हैं। देखिए डिस्कोर्स एनालिसिस एंड डिस्कोर्स स्टडीज़ का मतलब ये होता है, ठीक है, कि इट एग्जामिन्स द पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस टेक्स्ट एंड कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन विच यू यूज़। देखिए पहले हमने बात की कि जब हम ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं उसका एक उसका कॉन्टेक्स्ट होता है, उसका एक पस मंज़र होता है, उसका एक सियाक़ सबाक़ होता है। हम लैंग्वेज को आइसोलेशन में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। तो जैसे हमने देखे कि एक स्टेटमेंट, एक जो जुमला था, एक जुमले से हमने उसके 6 सवालों के हमने जवाब तलाश कर लिए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस हम कर रहे होते हैं। तो इसको डिस्कोर्स स्टडीज़ भी बोला जाता है। आमतौर पे एक डच ये जो लिंग्विस्ट है इनका नाम था वैन डिजेक, शायद यही नाम होगा, वैन डिजेक इनका नाम था, ऐसे ही पढ़ा जाता होगा, ठीक है। तो इन्होंने जो था ना इस फील्ड को आमतौर पे एक बोल माना जाता है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि वो ये इस चीज़ में इंटरेस्टेड थे कि जो लैंग्वेज के जो हम यूनिट्स हो, जैसे फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमांटिक वगैरह, तो जब इनको हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जब हम उनको, तो वो किस तरीके के साथ मीनिंग पैदा करते हैं। तो ये इस तरीके से इसे हम कहते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस। तो अभी तक मैंने 2 टर्म आपको एक्सप्लेन की कि डिस्कोर्स क्या होता है, लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस या एनी अटरेंस दैट इज़ अटल्ड इन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड डिस्कोर्स, ठीक है। तो उसके हमने मिसाल भी ऊपर काफ़ी ज़्यादा पेश की है, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद आगे देखें, आगे आता है कि ये जो स्पोकन और रिटन डिस्कोर्स होता है, स्पीच और राइटिंग जो होती है, उसमें क्या क्या फ़र्क होता है, थोड़ा सा इसको हवाले से देख लें। तो रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज डिफर्स इन मैनी वेज, जैसे कि उनके अंदर काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है। जैसे कि पहला फ़र्क क्या होता है कि यानी राइटिंग इज़ परमानेंट, ये परमानेंट होती है। आगे मैं इस पर देखता हूँ, स्पीच इज़ ट्रांसिएंट, ठीक है। ट्रांसिएंट का मतलब होता है ये आर्जी होती है। अब इसको आप खुद बाद में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम हम नहीं इस पर लगाते। तो यानी स्पीच होता है वो राइटिंग परमानेंट है, स्पीच आर्जी होती है। ज़ाहिर है अब मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ तो अगर इसे रिकॉर्ड जब तक ना किया जाएगा तब तक ख़त्म हो, तो राइटिंग तो हमेशा रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है ना। अब आगे क्या होता है, आर रिटन टेक्स्ट कैन कम्युनिकेट अक्रॉस टाइम और स्पेस, ठीक है। तो लेकिन स्पीच क्या, तो इमीडिएट इंटरेक्शन के अंदर काम करती है, सिर्फ सिंपल सी बात है। इसके बाद है कि राइटिंग क्या होता है, राइटिंग टेंड्स टू बी मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट देन स्पीच, ठीक है। लॉन्गर सेंटेंस, सबऑर्डिनेट क्लासेस, द पंक्चुएशन एंड द लेआउट ऑफ रिटन टेक्स्ट हैव आल्सो स्पोकन इक्वलेंट्स। अब देखिए इसमें फिर इसके बाद देखिए, इसके ऊपर मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता क्योंकि आगे हमारे मेन टॉपिक्स हैं। स्पोकन लैंग्वेज क्या आते हैं, वो टेंड्स टू भी फुल ऑफ रेपिटेशन होती है, ठीक है। आप इसको, मैं इसको थोड़ा थोड़ा करता हूँ, तो आप इसको खुद इसको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि उसकी वजह है कि अगर हम इस पर लगाएंगे टाइम, फिर हमारा वो टाइम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लेक्चर बहुत ज़ोर से लेंथी हो जाएगा। तो ये स्पीच और राइटिंग का जो फ़र्क होता है ये आप वैसे भी खुद कर सकते हैं। इसके बाद आगे आते हैं, जो मेन टॉपिक हमारा आता है वो होता है कोहेरेंस और कोहेजन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सबका पेपर उठा के देखें ना इस पंजाब यूनिवर्सिटी के आपके, तो उसमें आमतौर पे यहाँ तो इनकी डेफिनेशन पूछ लेता है, तो यहाँ पूछते हैं कि इनमें कोहेरेंस और कोहेजन के अंदर डिफरेंस को आप बयान करें, इनके फ़र्क को बयान करें, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको थोड़ा ये सबसे ध्यान से अपने टॉपिक करना है। कोहेरेंस and mainly deals with a logic and appropriate organization of sentences to form meaningful and understandable content, ठीक है। यानी कोहेरेंस का मतलब क्या होता है कि लॉजिकली जब हम फिक्रों को हम लॉजिकली जोड़ते हैं ना फिक्रों को, यानी सारे जुमलों को हम जो है ना सिर्फ ऐसे नहीं जोड़ते जाते, बल्कि उनके पीछे लॉजिक होती है, तभी मीनिंग उसका वाज़िया होगा ना। इसे हम कोहेरेंस कहते हैं। कोहेजन क्या है, कोहेशन क्या होती है, कोहेशन फोकसेस मोर ऑन द अरेंजमेंट एंड कंसिस्टेंसी ऑफ आइडिया इन राइटिंग। ये देखें आप, इसमें दोनों चीज़ें आपस में असल में इंटरडिपेंडेंट है, दोनों चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। यानी कोहेशन का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ आइडिया, कि अल्फाज को जोड़ के आइडियाज़ कैसे बनाया जाता है। अब कोहेरेंस का मतलब तो उन आइडियाज़ में लॉजिक कैसे पैदा की जाती है, ठीक है, उनके अंदर एक मंतक कैसे पैदा की जाती है, ठीक है, उनको अंडरस्टैंडेबल कैसे बनाया जाता है, तो इसको हम कहते हैं कोहेरेंस कहते हैं। अब कहते हैं इन कोहेजन वन आइडिया इज क्लोजली कनेक्टेड टू द अदर, ठीक है। कोहेजन के अंदर एक आइडिया दूसरे कनेक्टेड। अब इसमें मिसाल देखें, बिल्कुल सादा सी मिसाल है, ये देखें जुमला है, ओके। ये इसमें 9 जुमले हैं, 9 सेंटेंस थे। असलम वाज बॉर्न इन 1920, ही डिड अ जॉब इन द कंपनी, ठीक है। ही कंप्लीटेड हिज अर्ली एजुकेशन इन 1930, ठीक है। ही वाज मैरिड इन 1950, हिज पेरेंट्स वर वेरी पुअर, ठीक है। दे लिव्ड इन अ विलेज। असलम हैड 2 सन्स, ठीक है। ही गॉट फेम इन बिजनेस, ठीक है। ही कंप्लीटेड हिज मास्टर डिग्री। अब देखें इसमें उन्होंने बताया कि हेयर आर 9 सेंटेंसेज इन द पैराग्राफ।
all sentences are correct, ठीक है. The problem with their arrangement and sequence, ठीक है. The problem is with their arrangement and sequence. In other words, they lack coherence. यानी इसके अंदर कोहियन है लेकिन कोहेरेंस नहीं है. अब कोहियन कैसे है? कोहियन देखे मैं बताता हूँ. असलम वाज बार्न इन 1920, ठीक है. अब असलम की जगह ही हमने ही जो था ना, ये कोहियन की मिसाल है ना कि ही उसकी असलम की जगह यूज़ हुआ है, ठीक है. ही डिड अ जॉब इन द कंपनी, ठीक है. ही कंप्लीटेड हिज अर्ली एजुकेशन इन 1930, ठीक है. देखिए इसमें 1920 1930 के टाइम को शो कर रहा है. फिर ही जो होता है असलम को शो कर रहा है. हिज पेरेंट्स जो होता है फिर वो उसको उसके पेरेंट्स को शो कर रहा है, ठीक है. अब दे जो होता है दे हिज पेरेंट्स की जगह लगा है, ठीक है. अब ये देखिए ये तो कोहियन होती है. उर्दू ज़बान में भी ऐसे ही होता है. जैसे देखो उर्दू में हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि अदनान मेरा दोस्त है, वो सुबह सवेरे उठता है, ठीक है, वो कॉलेज जाता है. अब ये जो वो का लफ्ज़, वो का जो इसमें ज़मीर या प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये असल में कोहियन की मिसाल है ना, ठीक है. तो अब कोहेरेंस क्या होते हैं? वो कहते हैं कि अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोहियन तो है, ये जुमले तो ठीक हैं, लेकिन इसके अंदर मसला क्या है? इसके अंदर कोहेरेंस नहीं है, ठीक है. अब दूसरा जुमला कहते हैं वो क्या होता है? दूसरा जुमला देखें, दूसरा सॉरी एग्जांपल है. असलम इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही इज़ फॉन्ड ऑफ हॉकी, ही लाइक्स टू प्ले हॉकी ऑल द टाइम, ठीक है. ही इज़ बेस्ट फ्रेंड इज़ अली, ठीक है. अलीज़ फादर इज़ अ स्कूल ओनर, ठीक है. ये देखे सारा जुमला. कहते हैं अब इसके साथ क्या मसला है? हियर ऑल द डिटेल्स अबाउट असलम आर करेक्ट बट द आइडिया इज़ नॉट कोहिसिव. इसमें कोहिसिव नहीं, कोहियन नहीं. ऊपर वाले में कोहेरेंस नहीं थी तो इसमें कोहियन नहीं है, ठीक है ना. अब इसको देखें कि यानी फ्राम स्टूडेंट टू हॉकी, यानी स्टूडेंट से हॉकी तक जो होता है. फ्राम हॉकी टू हिज फ्रेंड अली, ठीक है. फ्राम हिज अली टू अलीज फादर, ठीक है. देन टू हिज प्राइजेस, ठीक है. सो दे लैक कोहियन, यानी इसके अंदर कोहियन नहीं है. तो इसका मतलब है कि आप ये देखें कि जब हम एक डिस्कोर्स बनाते हैं ना, डिस्कोर्स जब हम रिटन डिस्कोर्स करते हैं, ठीक है, स्पोकन डिस्कोर्स करते हैं, तो उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हम उसके अंदर कोहेरेंस भी इस्तेमाल करते हैं, कोहियन भी करते हैं. अब ऐसा नहीं है कि आप सारे जुमले ग्रामेटिकली तो दुरुस्त बना ले, लेकिन उन जुमलों के अंदर जो होता है ना, उनके अंदर कोहेरेंस ना हो, वो प्रॉब्लम आ जाएगा ना, ठीक है. जैसे मिसाल के तौर पे हम मतलब एक जुमला हम एक इस तरह का फ़िक्रा बनाते हैं. हम कहते हैं, ठीक है, कि वो मेरा दोस्त है, ठीक है. एक जुमला बन गया, ठीक है. इसके साथ दूसरा बनाते हैं, ठीक है, कि उसने जो था ना एमए का इम्तहान पास किया, ठीक है. उसे कहते हैं उसने 2016 में एमए का इम्तहान पास किया. तीसरा जुमला हम बनाते हैं कि जो था ना कि वो 1990 में पैदा हुआ. अब ये जुमला प्रॉब्लमेटिक हो रहा है ना, ठीक है ना. देखें किस तरीके से बन रहा है, यानी इसमें देखें कि इसमें कोहेरेंस नहीं है. कोहियन तो लेकिन कोहेरेंस आपको नज़र नहीं आया, इससे लॉजिकल एक डेवलपमेंट नहीं हो रहा. तो इसको कहते हैं कोहेरेंस और कोहियन. इसे बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी. अब इसके अंदर देखें पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है ना आमतौर पर, एक तो इनकी डेफिनेशन पे आता है, तो एक आता है इनके अंदर डिफरेंस बयान करे कोहियन और कोहेरेंस के अंदर. तो ये डिफरेंस देखें कि द कोहियन प्रॉपर्टीज फोकस ओनली ऑन द लेक्सिकल कंसिस्टेंसी ऑफ द आइडिया वाल कोहेरेंस डील्स विद द लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स. ये देखें, यानी आप ये समझे कि जो कोहियन होती है लफ्ज़ों के अंदर होती है, जुमलों के अंदर होती है, ठीक है. लेकिन जो कोहेरेंस होती है वो इंसानों के अंदर होती है, ठीक है. क्योंकि इंसान माना देते हैं ना, इंसान लैंग्वेज को मीनिंग देते हैं ना, ठीक है. इंसान उन लफ्ज़ों को जोड़ते हैं, उन जोड़ के फिर उनको एक मीनिंगफुल एक पर्पसफुल जो होता है ना, यानी एक टेक्स्ट बनाते हैं, ठीक है. तो ये इसके अंदर पहला फ़र्क है. दूसरा फ़र्क उन्होंने ये बनाया हुआ है, ठीक है, बताया है कि इट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है. पजलिंग पीसेस दैट आर कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर पिक्चर, ठीक है. इवन इफ द शेप एंड द साइज ऑफ द पार्ट्स आर correctly size fit correctly does not conclude that a picture is correct, ठीक है. प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पीसेस विल एंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ द पिक्चर, ठीक है. अब आगे देखें, रिपीटेड वर्ड्स आइडियाज रेफरेंसेस वर्ड ट्रांजिशन सिग्नल. जैसे ट्रांजिशन वर्ड्स आपने पढ़े हुए हैं ना, जैसे ये जो मतलब फ़िक्रे का एक यानी जुमलों के अंदर या एक टेक्स्ट के अंदर जो होता है ना, यानी बदलाव को ट्रांजिशन को पैदा करते हैं. जैसे कि आप देखेंगे देयर फोर होता है, हाउएवर होता है, इस तरह के अल्फाज होते हैं. सब्स्टिट्यूशन एंड एलिप्सिस को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. आर सम ऑफ द टेक्निक्स विच कैन बी यूज टू अचीव कोहियन वाइल टॉपिक सेंटेंस thesis statement the summary all the techniques used to achieve coherence, ठीक है. कोहेरेंस में बी इम्प्रूव विद द यूज़ ऑफ एन आउटलाइन ऑफ द कंटेंट. देखें आप इसमें ये देखें कि यानी उन्होंने ये बताया हुआ है कि यानी जो ये रिपीटेड वर्ड्स होते हैं यानी ट्रांजिशनल सिग्नल्स होते हैं, ये सारे के सारे कोहियन पैदा करते हैं. जबकि जब आप ऐसे लिखते हैं, जब एक पैराग्राफ लिखते हैं, तो उसके अंदर जो टॉपिक सेंटेंस होता है, थीसिस स्टेटमेंट, समरीज वगैरह, तो इसके अंदर कोहियन पैदा करते हैं. तो इसका मतलब ये होता है कि एक टेक्स्ट को दुरुस्त होने के लिए, एक बेहतर होने के लिए टेक्स्ट को, उसमें कोहेरेंस भी होनी चाहिए, कोहियन भी होनी चाहिए. अब ये चीज़ आपकी बड़ी
काम आएगी। देखिए जब आप एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग करते हैं ना, या एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग करते हैं, तो उसके अंदर डेफिनेटली आपने पैराग्राफ लिखना होता है, उसके अंदर आपने ऐसे लिखना होता है। अब ऐसे के अंदर इसका मतलब है कि कोहियन भी होनी है। कोहियन कैसे होगी कि आप वर्ड्स की वजह से कोहियन पैदा करेंगे, ठीक है। कोहेरेंस क्या होगा कि उनके अंदर एक लॉजिकली जब उनको आप अरेंज करें, लॉजिकली अरेंज करेंगे, तो उसको हम कोहेरेंस कहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे इनका फ़र्क होता है कोहेरेंस और कोहियन का। इसको आप अच्छी तरह समझ लें, फिर इसके बाद आगे हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो आज के लेक्चर में मैंने डिस्कोर्स को बयान किया, फिर डिस्कोर्स एनालिसिस को किया, फिर उसके बाद हमने स्पीच और राइटिंग के फ़र्क को देखा, उसके बाद हमने कोहेरेंस और कोहियन को हमने देखा। थैंक यू सो मच। इसके बाद अगले लेक्चर में फिर अगली चीज़ें कवर हो जाएंगी।